तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम एनालिसिस। आज पहला दिन था 12 अगस्त, तो फर्स्ट शिफ्ट का है या फिर सेकंड शिफ्ट भी आपसे कह सकते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ गए हैं। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आज के जो प्रश्न है वो हमें अजय कुमार और सुमन चतुर्वेदी जी ने भेजे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरे जीके जीएस मैथ रीजनिंग तीनों का हम यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। डिटेल में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो पेपर है वो आज पहली शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं था और ये जो एग्जाम एनालिसिस हम करा रहे हैं वो 12:30 बजे वाली शिफ्ट का है। ठीक है, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओ। तो 12:30 बजे ही आज पहली शिफ्ट थी और आज ये पहले दिन का पहला पेपर हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। लास्ट में बने रहिएगा, लास्ट तक आपको बताएंगे कि आज का टॉप 5 स्कोर क्या रहा है और किस तरह का एग्जाम का लेवल आ रहा है और कितनी गलतियां आज के एग्जाम में आई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जीके जीएस से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर मैथ, उसके बाद में रीजनिंग। मैथ्स के काफी सारे क्वेश्चंस हमको मिल गए हैं एज इट इज, तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीके जीएस और एमपी जीके से। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया आज के एग्जाम में। तो यूएई से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला के बारे में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा नौरा अल मतरोसी। ये पहली महिला है जो कि यूएई देश से अंतरिक्ष में गई हैं। चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे दें क्योंकि यहां से आगे भी प्रश्न बन सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के एक पोर्शन से पूछे गए हैं, जिनमें लगभग पांच प्रश्न आपके नृत्य से ही पूछे गए हैं। जो लोक नृत्य होते हैं वहां से लगभग 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे दें। तो नौरा अल मतरोसी देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। दूसरी अंतरिक्ष यात्री का नाम मोहम्मद अल मुल्ला है। तो दो लोगों को यहाँ पर यूएई के द्वारा जो है अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो मुल्ला दुबई पुलिस में एक पायलट है, वहीं दुबई पुलिस के प्रशिक्षण इकाई की अगुवाई करते हैं। वर्ष 1993 में जन्मी अल मतरोसी अबू धाबी स्थित नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन की कंपनी की इंजीनियर है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी हो गई। प्रश्न यही आया था, तो सही आंसर होगा जो आपकी नूरा अल मतरोसी हैं, ये पहली महिला होंगी जो यूएई की तरफ से अंतरिक्ष में जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली सबसे लंबी नदी आपको पता है गंगा है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी आज पूछ लिया है प्रश्न, गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, सबको पता है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है, और तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। तो आज आपसे दूसरी पूछी है, कल आपसे पहला पूछ सकते हैं, तीसरा पूछ सकते हैं। तो तीसरा याद रखना, कृष्णा नदी जो है वो तीसरी सबसे लंबी नदी है भारत की। सबसे चौड़ी नदी अगर आपसे पूछे तो ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये प्रश्न आपका नदियों वाला आज पूछा गया था। ठीक है, तो नदियों से 2 प्रश्न आए थे। कौन कौन से प्रश्न थे पूरा बताएंगे आपको, अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार 12 सितंबर तक हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपको यहां पर मिलने वाला है डिटेल के साथ में। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अगला प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो घोष। श्री अरविंदो घोष जो है वो वंदे मातरम जो समाचार पत्र है इसके संपादक थे। चलिए पूरी जानकारी देखिए इस प्रश्न के बारे में। तो वंदे मातरम कलकत्ता, जिसे आप कोलकाता कहते हैं, से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक पत्र था। एक बार आपसे पूछ लिया गया था कि वंदे मातरम किस भाषा में निकलता था, तो याद रखना अंग्रेजी भाषा में वंदे मातरम को निकाला जाता था अरविंदो घोष के द्वारा। ठीक है, समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने, स्थापना किसने की थी? बिपिन चंद्र पाल ने। लेकिन आपसे संपादक पूछा है तो अरविंद घोष जो है वो इसके संपादक हैं। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने प्रश्न हमको मिले हैं उनकी हम डिटेल में आपको जानकारी दे रहे हैं। और भी कोई प्रश्न अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न आज पूछा गया है, इसलिए आज का जो टॉप 5 स्कोर है वो काफी अच्छे स्कोर है। लास्ट में हम आपको सजेशन भी बताने वाले हैं कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, किस लेवल का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सही आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये तो लगभग सबको पता है, लेकिन इस वर्ष की थीम क्या है, ये थीम आपसे आगे पूछी जा सकती है। तो देख लीजिए, पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को एक नए थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इस वर्ष की थीम है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आगे आपसे ये पूछी जाएगी। इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी वो भी हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना, पहली बार कब मनाया था, तो 5 जून 1972 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो किस नृत्य से है और किस राज्य की हैं, दोनों आपको बताएंगे। तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है रुक्मणी देवी। चलिए ये प्रश्न आपसे पूछा क्यों गया है वो भी हम आपको बताते हैं, देख लीजिए। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, जिनका जन्म 29 फरवरी 1904 को तमिलनाडु में हुआ था, याद रखना राज्य का नाम तमिलनाडु है। उनकी मृत्यु 24 फरवरी 1986 को हुई थी। एक भारतीय थियोसॉफिस्ट, भरतनाट्यम नृत्यांगना और कोरियोग्राफर और पशु अधिकार प्रचारक थी। ठीक है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। और भारत की संसद के ऊपरी निकाय राज्यसभा के लिए चुनाव में नामांकित होने वाली पहली महिला थी। ये प्रश्न इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा में ये निर्वाचित होने वाली पहली महिला थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। करंट अफेयर से क्या क्या प्रश्न पूछा गया वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। नदी से दूसरा प्रश्न पूछा गया, घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी वो किस क्षेत्र में बहती है, तो उत्तर भारत में घग्गर नदी बहती है। ठीक है, उत्तर भारत के किस किस क्षेत्र में, तो आइए देख लेते हैं। अभी ये एमपी की नदियों की तरफ नहीं गया है, एमपी जी के काफी कम क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो देखिए, इसका उद्गम चंडीगढ़ के निकट हिमाचल व हरियाणा की सीमाओं पर शिवालिक पर्वत से होता है। ठीक है, तो घग्गर नदी का उद्गम कहाँ पर है, शिवालिक पर्वत है। ठीक है, घग्गर को ही पहले सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, जो अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। चंडीगढ़ के पास इसी नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है। पटियाला, संगरूर, सिरसा, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में बहती हुई राजस्थान के अनूपगढ़ तहसील से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसे बरसाती जल व कठोर चिकनी मिट्टी में धान की भरपूर खेती की जाती है। तो धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है घग्गर नदी, इसे पुराने जमाने में सरस्वती नदी भी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो आपकी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से 4 से 5 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। तो मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई थी पटवारी के टाइम पर, उस इकोनॉमिक्स की वीडियो को जरूर देख करके जाना। वैसे इस वीडियो को लास्ट में आपको यहाँ पर उसको टैग कर देंगे, वीडियो खत्म होगा आप यहीं पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स की 2 वीडियो हमने बनाई थी, एक आपकी बैंकिंग वाली पूरी वीडियो बनाई थी, एक आपकी CRR महंगाई दर क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, SLR क्या होता है, वो सब हमने उसमें कराया है। वो दोनों वीडियो आपको देख करके जाना है। अभी ये करंट का टॉपिक बना हुआ है, लगातार यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो याद रखना 4 से 5 प्रश्न आज पूछे गए हैं। देखिए, तो रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, अब ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया है लेकिन आपको हम समझा देते हैं। देखिए, रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष जमा करते हैं, बदले में वे उचित ब्याज दर अर्जित करते हैं। सर ये तो टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, आप सिंपल लैंग्वेज में बताइए। तो देखिए, जो भारतीय बैंक होते हैं, मान लीजिए एक बैंक मान लेते हैं PNB, जो आपका PNB है, जब इसके पास में अतिरिक्त पैसा बचता है तो क्या करता है, वो RBI को दे देता है कि RBI तुम हमारा पैसा रख लो और हमको इस पर कुछ ब्याज दे देना। तो जिस रेट पर RBI इनको ब्याज देती है उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ऐसे ही हमने सारा समझा दिया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR क्या है, CRR क्या है, ये सब हमने समझा दिया है। आप जरूर देख करके जाना, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा था इकोनॉमिक्स से, तो SLR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो SLR के बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे देंगे। तो SLR का फुल फॉर्म होता है सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, तो सांविधिक तरलता अनुपात इसको कहते हैं। यह एक प्रकार का रिजर्व है जिसे वाणिज्यिक बैंक को उधारकर्ताओं को अपना पैसा जमा करने से पहले बनाए रखने की आवश्यकता होती है। SLR दरों को विनियमित करना भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक घटक है। सर ये भी टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, सर हिंदी में कुछ मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझा दीजिए जैसा आपने वीडियो में समझाया है इकोनॉमिक्स वाले में। तो SLR क्या होता है, तो SLR एक ऐसी निश्चित राशि होती है जिसको बैंकों को हमेशा अपने पास रखना ही पड़ेगा। अगर ये पैसा नहीं रखती है, तो मान लीजिए RBI ने कह दिया कि आपको 100 में से, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 में से 25 रुपए आपको SLR के रूप में रखना ही रखना है। तो ये अगर कोई भी बैंक अगर इसको नहीं रखती है, तो अगर ये राशि बैंक के पास में नहीं है तो वो किसी भी ग्राहक को उधार नहीं दे सकती है। यानी कि 25% राशि आपको रखनी ही होगी SLR के रूप में। इसी राशि को हम SLR कहते हैं। ये सब डिटेल में समझाया है, जाकर के एक बार वो वीडियो जरूर देखना, लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, दोनों वीडियो आपके सामने आ जाएंगी और इस वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर टैग भी उसको कर देंगे, दोनों वीडियो। ठीक है, चलिए सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस इसी के साथ में डिटेल में इसी तरह से हम लेकर के आने वाले हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ से नृत्य के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। आपके नृत्य से 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे गए हैं स्टैटिक जीके में। राउफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है राउफ नृत्य। अब राउफ जो है वो राउत से थोड़ा बहुत जो है मैच करता है, तो जो राउत नृत्य है, राउत नृत्य छत्तीसगढ़ का है और राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है। देख लीजिए,
राउफ जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो राउफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। कश्मीरी लोगों के इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को डमहल भी कहा जाता है। एक बार एसएससी में पूछा गया था डमहल किसका दूसरा रूप है, तो राउफ नृत्य का ही दूसरा रूप डमहल है। ठीक है, विशिष्ट अवसरों पर निर्धारित स्थानों पर इसको किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए शुरू में आपका प्रश्न सिंपल आ रहे हैं, ये आपको पहले भी पता है। ऐसा ही पटवारी में भी हुआ था, पटवारी का भी हमने एग्जाम एनालिसिस करवाया था, वहां भी आपको बताया था। ऐसा ही आबकारी में हुआ था, ऐसा ही पुलिस में आपका हो रहा है। ठीक है, तो सत्रिया आपको पता है असम का लोक नृत्य है। चलिए इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो सत्रिया नृत्य जो है वो 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। इस नृत्य के संस्थापक कौन है, तो याद रखना महान संत श्रीमंता शंकरदेव। ये पूछा गया कि शंकरदेव किससे संबंधित हैं, तो शंकरदेव सत्रिया नृत्य से संबंधित है। आगे ये प्रश्न आपका बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये नृत्य से आपका एक प्रश्न और भी पूछा गया था। अगला प्रश्न नृत्य से ही पूछा गया था, मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम नृत्य। आपको पता होगा, इसके बारे में हमने जो है आपका वनरक्षक में भी एग्जाम एनालिसिस में बताया था। तो चलिए देख लीजिए, मोहिनी अट्टम का शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। वो जो मोहिनी है, आपके पटवारी में पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम नृत्य में मोहिनी किससे संबंधित है, तो मोहिनी जो है वो विष्णु भगवान का एक रूप है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध आपको पता है दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। एक प्रश्न नृत्य का और आया था कि इनमें से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है, तो ऑप्शन हमको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि उसमें 4 में से 3 नृत्य मध्य प्रदेश के दिए गए थे और एक नृत्य अलग दिया गया था। अब कौन सा प्रश्न था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध भाई दुग्ध उत्पादन से है। देखिए श्वेत क्रांति के जरिए दुग्ध के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में हुई थी। तो यहां से एक प्रश्न आपका और क्लियर हो गया कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं। 2 प्रश्न आपके यहां से क्लियर हो गए। ठीक है, इसलिए उन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वह लंबे समय से ही दूध के उत्पादन के कार्य से जुड़े हुए थे और इसी श्वेत क्रांति के फलस्वरूप ही गुजरात में, कहां पर, गुजरात के आनंद में आनंद नामक स्थान पर जो है अमूल दूध की फैक्ट्री का निर्माण किया गया था श्वेत क्रांति के दौरान ही। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए पीडीएफ तो हम आपको दे ही देंगे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम यहाँ पर बता रहे हैं ये आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो इस वीडियो के 24 घंटे बाद आपको ये पीडीएफ आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और बाकी नीचे और भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। एक स्टडी मटेरियल का भी हम आपको फ्री स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम चैनल भी बताने वाले हैं अंत में। भारत भवन कहाँ स्थित है, सबको पता है भोपाल में भारत भवन स्थित है। चलिए देख लीजिए कुछ जानकारी। भारत भवन से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बनेंगे, देख लीजिए। तो भारत भवन भारत के प्रांत भोपाल में स्थित एक विविध कला संस्कृति केंद्र एवं संग्रहालय है। इसमें देखिए कला दीर्घा आर्ट गैलरी है, ललित कला संग्रह है, इंडोर आउटडोर ऑडिटोरियम है, रिहर्सल रूम है, भारतीय कविताओं का पुस्तकालय है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आज कई चीज़ें शामिल हैं। यह भोपाल के बड़े तालाब के निकट स्थित है। इस भवन के सूत्राधार पूछे गए हैं, तो इस भवन के सूत्राधार चार्ल्स कोरिया, यानी इस भवन का निर्माण चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया था। भारत भवन को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। अब इसका एक एक पार्ट पूछा जाएगा कि भाई ये कला संग्रह का किसके लिए है, ठीक है, ऑडिटोरियम किसके लिए है, रिहर्सल रूम किसके लिए है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो भारत भवन को अच्छे से पढ़ करके जाना है। आगे बढ़ते हैं। विदेश में विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जो है वो विदेश में विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, देख लीजिए। तो पहली बार भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट देश के बाहर होने वाले हवाई युद्ध अभ्यास के लिए भारतीय दल का हिस्सा होंगी। देश की पहली 3 महिला फाइटर पायलटों में से एक स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेने के लिए जापान के एयरबेस पर रवाना हुई हैं। अब देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। पहला तो कौन है, तो देखिए तीन महिला फाइटर हैं जिनमें से विदेश में विमान उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न बन जाएगा वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास कहां पर होता है, किसके साथ में होता है, तो जापान के साथ में वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास होता है। इस बार वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ, क्योंकि ये जापान गई हैं तो जापान में वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास हुआ। 3-4 प्रश्न आपके यहां से करंट अफेयर के क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए इसी बात पर लाइक कर दीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं। ठंडे पानी को फ्रीजर में रखने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपका साइंस का प्रश्न है। सही आंसर है इसका घनत्व बढ़ जाता है। अगर आपका प्रश्न सीधे पूछ लिया है, घुमा करके पूछा है कि बर्फ का घनत्व क्या होता है,
है तो बर्फ़ का घनत्व बढ़ जाता है पानी से बर्फ़ बनने के बाद में। घुमा करके आपसे पूछ लिया कि फ्रीजर में अगर रख देंगे तो क्या होगा, फ्रीजर में रखेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है क्योंकि इसे ठंडा किया जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अधिकतम घनत्व तक पहुँच जाता है। उसके बाद यह हिमांक बिंदु तक पहुँच जाता है, तब घनत्व इसका घट जाता है। बर्फ़ की संरचना में मौजूद खाली जगह के कारण यह जो है घट जाता है, यानी कि पानी को अगर जमाएँगे तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। जिन शाकों में पत्ते और जड़ें पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम टेरियोफाइट्स कहते हैं, टेरिडोफाइट्स कहते हैं, जिन शाकों में पत्ते और जड़ें पाई जाती हैं। तो टेरियोफाइट्स को संवहनी क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। टेरियोफाइट्स बिना बीज या फूल वाले पौधे होते हैं, यानी कि इसमें बीज और फूल नहीं होते हैं, केवल जड़ें और पत्तियां ही होती हैं, इसलिए इसे क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपका जीके जीएस और साइंस का महत्वपूर्ण पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं मैथ्स की ओर कि मैथ्स में क्या क्या प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, ये प्रश्न सिंपल सा पूछा गया था, 400 1000 का कितना प्रतिशत होता है। आप आराम से सॉल्व करके लगा सकते हैं। अगला प्रश्न था, मूलधन दिया था 4300 रुपए, समय दिया था 2 वर्ष, दर दी गई थी 2% और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था। बड़ा ही सिंपल सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आया था कि ये एक धन है 40,000, 2 साल में 64,400 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की दर आपको बताना था। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा था, व्रत की एक परिधि दी गई थी, एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई थी और व्रत का क्षेत्रफल आपको बताना था। ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था, 27.5 रुपए को 13 सिक्कों में बांटना था और सिक्कों का मतलब मान दिया गया था, ये 50 पैसे के सिक्के हैं और ये आपके 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का है। तो पूछा गया था कि 13 सिक्कों में बांटना था। कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। जिसको एग्जैक्ट याद हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, चलिए भाई, अगला देखते हैं। आप टॉपिक देख लेते हैं। तो 2 प्रश्न आपके विभाज्यता से पूछे गए हैं, सीआई से 3 प्रश्न हैं, सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से 2 प्रश्न, 2D 3D से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और एवरेज से 1 प्रश्न पूछा गया है। एडवांस की ओर ज़्यादा बढ़ा नहीं है, 2D और 3D के प्रश्नों को छोड़ दें तो एडवांस के बहुत ही कम प्रश्न आए हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि आज रीजनिंग में क्या क्या आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए, रीजनिंग में आपसे सिटिंग अरेंजमेंट के यानी कि बैठक व्यवस्था के 2 प्रश्न, ब्लड रिलेशन के 3 से 4 प्रश्न आपके ब्लड रिलेशन के प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी प्रश्न आपके ब्लड रिलेशन के आज पूछे गए हैं। 2 प्रश्न आपके डायरेक्शन से पूछे गए हैं और जो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग होती है ना, या तो ये या तो वो करके, ऐसे ये नया टॉपिक एमपी व्यापम ने पकड़ रखा है, या तो वाला, तो या तो से 4 प्रश्न आपके पूछे गए हैं और नॉर वाले जो प्रश्न आते हैं और नॉर वाले जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वहाँ से 4 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आप इसको कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मिसिंग लेटर। जो आपका ऐसे होता है ना, ए बी, फिर उसके बाद में गैप गैप सी डी, फिर उसके बाद में ए बी, फिर इसका बी को गायब कर देंगे सी डी। तो ऐसा वाला जो मिसिंग लेटर होता है, यहाँ से भी 2 प्रश्न आपके मिसिंग लेटर से पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। मिरर इमेज से भी आपके 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं और कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। घड़ी कैलेंडर से कोई प्रश्न आज नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए ओवरऑल पेपर की अगर हम बात करते हैं तो जीके जीएस से 22 के लगभग प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें साइंस के 14 प्रश्न थे और साइंस में 11 प्रश्न आपके बायोलॉजी से ही पूछे गए थे। तो ये आपका साइंस का हो गया। मैथ की बात कर लेते हैं तो 30 प्रश्न आपके मैथ के आज पूछे गए हैं। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने आपको लगभग सारे टॉपिक बता दिए हैं। वहीं बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो लगभग 34 प्रश्न आपके 34 प्रश्न आज आपके रीजनिंग से पूछे गए हैं। जो लार्ज पोर्शन है वो ब्लड रिलेशन और आपका या तो और नॉर वालों ने कवर किया है। तो ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। नंबर सीरीज से भी 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके टॉप 5 स्कोर आज का क्या क्या रहा है। तो देख लीजिए, 82, 80, 78, 76 और 74 ये आज के टॉप 5 स्कोर रहे हैं। बाकी स्कोर 61, 65, 67, 68 ऐसे भी स्कोर यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, अब आपके लिए सजेशन क्या है, क्या करना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आपने अगर हमारा एग्जाम एनालिसिस देखा है पटवारी वाला, अगर आपने वनरक्षक का एग्जाम एनालिसिस देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे लक्की सोलंकी जी हो गए, श्रद्धा वैद्य जी हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम पर हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। पटवारी की आंसर की अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस जंक्शन लाइव। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई थी। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ में आप यहाँ पर अपनी बात कर सकते हैं। एक तरह से ये आपका सजेस्ट ग्रुप है, यहाँ पर आप जाकर के अपनी बात कर सकते हैं। ठीक है, और आप फ्री स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ आपको 24 घंटे के बाद में टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगी, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको जरूर देख करके जाना है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आज पूछे गए हैं। जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता है, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, जिससे कि बाकी लोगों को विश्वास हो जाए कि इकोनॉमिक्स वाली दोनों वीडियो कैसी है। ठीक है,
चलिए अब भाई इतना हमने आपके लिए कर दिया है। अब ये आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास में और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे, जिससे कि अगली सभी शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस सही समय पर आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, इसी तरह से डिटेल में हर एक शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर सारा एग्जाम एनालिसिस मिल जाएगा। और आपको बता दें, ऐसे एग्जाम एनालिसिस वालों से बच करके रहना जो लोग भाई पेपर छूटने के 2 घंटे पहले ही एग्जाम एनालिसिस शुरू कर देते हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं, उन्होंने कल रात को ही जो है 12 अगस्त का एग्जाम एनालिसिस डाल दिया था। तो भाई ऐसे लोगों से बच करके रहना, क्योंकि आपका समय भी बर्बाद होगा और वो क्वेश्चन भी आपको गलत मिलेंगे। ठीक है, तो ऑथेंटिक एग्जाम एनालिसिस सही समय पर देखने के लिए सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। और अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को भेज देना है अपने नाम के साथ में। आज के प्रश्न अजय कुमार जी ने भेजे थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, उसे थर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।